पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए बायोलॉजी, टीजीटी के लिए हम पढ़ रहे थे। पिछले वाले लेक्चर में हमने एनिमल किंगडम को पढ़ लिया था और जो प्लांट किंगडम है बच्चों वो पहले हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर वो है फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जैसे क्रेंज एनाटमी आपने देखा होगा, C3 C4 प्लांट्स के बारे में आपने देखा होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले देखो आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक तो आपको क्लियर होना ही चाहिए भाई क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या किसने क्या किया था। बेसिक चीजें हैं कुछ, जैसे जो डिस्कवर की थी ऑक्सीजन, वो किसने की थी बच्चों, वो प्रेस्ली ने की थी। किसने, जोसेफ प्रेस्ली जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, और किसका, कौन सी प्लांट का यूज करके, जो मिंट प्लांट है उसका यूज करके उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, फिर जो इंच हाउस थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी कि जो सनलाइट है वो असेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वही ऑक्सीजन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। ठीक है, फिर जूलियस ने क्या बताया था बच्चों, उन्होंने बताया था कि जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, और जो प्लांट में स्टोर होगा वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई स्टार किस फॉर्म में होता है, जो स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होगा ग्लूकोज। ठीक है, जो फूड होता है। एंगलमैन की आप बात करो तो उन्होंने क्या बताया था कि O2 जो है वो इवोल्व होता है किस उसमें, जो ब्लू और रेड जो रीजन होता है स्पेक्ट्रा का, क्योंकि आप क्या देखते हो, विबग्योर देखते हो, तो उसमें ब्लू और रेड रीजन में कौन इवोल्व होता है, ऑक्सीजन इवोल्व होता है। ठीक है, और उन्होंने बताया कि भाई बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई जो O2 रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो CO2 से नहीं आती, वो किससे रिलीज होती है, वो H2 के ब्रेकडाउन से रिलीज होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। वैसे वो नील साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि भाई जो ऑक्सीजन आती है वो CO2 से ना आके वो किससे आती है, H2O से आती है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है। वैसे तो आपको नॉर्मल अगर बेसिक याद रखना है तो मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो होता है, और जो बिल्कुल आप ऊपर से जाओगे तो आपको ये पता है भाई प्लास्टिड है, प्लास्टिड में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे क्लोरोफिल होता है। तो ये सारी चीजें वही अभी हम देख रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो वहां पे एक फ्लूइड होगा और ऐसे थैलेकोइड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, थैलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, थैलेकोइड है, जिसको आप फिर क्या बोल देते हो, ग्रेना बोल देते हो। और यहाँ पे फिर थैलेकोइड एक सिंगल प्रेजेंट होता है, फिर से ऐसे एक क्या बन जाता है, ग्रेना बन जाता है, और ये जो फ्लूइड होता है जो बाहर प्रेजेंट है एरिया, इसको स्टोरमा बोलते हो आप। ठीक है, प्लास्टिड में तो एक मेम्ब्रेन सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगी, तो वहां पे क्या है, लाइट एनर्जी को कैच किया जाता है और वहीं पे ATP और NADPH बनता है। ठीक है, यहाँ ये क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, और स्टोमा में क्या हो जाता है, जो शुगर होती है उसकी सिंथेसिस होती है, मतलब जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे बनता है। मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट एनर्जी को कैच किया जाएगा, सिंथेसिस होगी ATP की, और NADPH की यहाँ पे सिंथेसिस होगी। ठीक है, अगर आप मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है बच्चों, क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी, जिसको आप फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हो। लाइट रिएक्शन होंगी और फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको आप बोलोगे, और इसी को, इसका जो लाइट रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, वो लाइट पे डिपेंड करती है। और स्टोमा में क्या होता है, जो मतलब आपने ये जो एरिया खाली जो जगह है यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, कार्बन रिएक्शन जिसको आप नाम देते हो, और ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये नहीं है कि वो अंधेरे में होने वाली है, इसका मतलब ये है कि भाई जो लाइट रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन यूज कर लेगा उसको, जो डार्क रिएक्शन है वहां पे ये यूज हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो बच्चों, वैसे तो अगर आप एक बात देखें तो यहाँ पे, यहाँ समझाते हैं, एक एंटीना होता है। ठीक है, क्या होता है, सिस्टम, जैसे देखो एक दूसरा यहाँ पे लिखे होंगे हमने, हाँ ये रहा। अगर आप पिगमेंट्स की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कि कौन कौन से पिगमेंट यूज होते हैं, तो उसमें क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, ज़ैंथोफिल्स होते हैं और कैरोटिनोइड्स होते हैं। क्लोरोफिल A की बात करो तो कलर इसका ब्लू ग्रीन के, मतलब ब्राइट जो ब्लू ग्रीन होता है वैसा, और ये मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट। अगर आप क्लोरोफिल B की बात करते हैं तो ये येलो और ग्रीन कलर का होता है।
ज़ेंथोफिल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और कैरोटीनॉइड की आप बात करेंगे तो येलो से येलो ऑरेंज तक का उसका कलर आपको मिल जाएगा। और ये जो तीनों हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये एसेंशियल या एसेसरी पिगमेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स बोले जाते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करेंगे और वो फोटो ऑक्सीडेशन होने से उसका बचाएंगे, ठीक है। और जो ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसी एनर्जी को सेंड कर देते हैं किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है। अगर आप लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां क्या होगा, लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर वहां पे स्प्लिट होगा मतलब ब्रेक डाउन होगा, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाती है, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, और फॉर्मेशन होती है बच्चों किसकी, एटीपी और एनएडीपीएच की, ठीक है। इसकी क्या बताई थी, निकोटिनामाइड एडेनिन, और ये क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन आप इसको बोलते हो, ठीक है। फिर क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग आप जिसको बोलते हो, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 2 होता है। ये इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे नाम दिए गए हैं। पहले डिस्कवरी फोटो सिस्टम फर्स्ट की हुई थी, फिर जो दूसरा हुआ उसको दूसरा नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे अगर आप PS1 की बात करते हो तो बच्चों ये 700 उस पे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ठीक है। और जो ये है ये 680 पे करता है, जैसे नीचे लिखा गया है। और क्लोरोफिल ए क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है, जिसमें PS1 और PS2 जो है वो काउंट किए जाते हैं। PS1 और PS2 एक 700 पे लाइट एब्जॉर्ब करेगा और एक 680 पे एब्जॉर्ब करेगा। ये एक सिस्टम होता है एंटीना, जैसे हम रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं उसमें भी क्या चलता है बच्चों, ये जो ये लाइट, ये हमने बोला था ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे ही एक सिस्टम है। यहाँ पे क्या होते हैं, सारे पिगमेंट आपको मिल जाएंगे, सिर्फ क्लोरोफिल ए आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिसको आप जेड स्कीम भी बोलते हो। क्या चलता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। जैसे अभी हमने बोला था ना, जो PS2 सिस्टम है ये कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की मतलब लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने वाला है। यहाँ पे होगा क्या, अब वो देखो, जैसे यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ क्या होगा बच्चों, वो ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यहाँ पे ADP और यहाँ प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब ये ऐड होता है, और यहाँ क्या बन जाता है, ATP बन जाता है, ठीक है। और यहाँ ये किसकी तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, इसके बाद मतलब ये जो चीज बनी यहाँ पे, अब ये यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये किसके पास जाएगा, LHC, मतलब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है, ये PS1 है बच्चों। यहाँ पे क्या है, PS1 था और यहाँ पे PS2 है। यहाँ पे क्या है, PS2 और यहाँ पे क्या है, PS1 है। और यहाँ से जो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तभी यहाँ पे प्लस IP और ATP बना, क्योंकि ADP को तब एनर्जी दोगे तभी तो ATP में कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहाँ से इस वाले सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, तभी ये बन पाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा, और वो NADP पॉजिटिव से NADPH बना लेता है, NADPH बना लेता है। इसी वजह से इसको Z स्कीम बोला जाता है। देखो ये ऐसी शेप बन गई ना, ये ऐसे Z बन गया ना, ये वाला, तो इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। और नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन भी इसको बोला जाता है। क्या है, नॉन साइक्लिक, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और जो वाटर जो स्प्लिट होता है बच्चों, वो किस तरीके से कुछ रहता है कि जैसे आपने H2O लिखा और यहाँ पे 2 H पॉजिटिव हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और ऑक्सीजन हाफ O2 बाहर निकलता है, ठीक है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर वहां पे आपको 1 O2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे जो आप अभी Z सिस्टम में देख रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वो ऐसे ट्रांसफर होते रहेंगे, ठीक है ना। और फिर अगर आप बात करो कि जो PS1 सिस्टम है, क्योंकि एक तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है और एक क्या होती है, ये स्ट्रोमा जो होता है बच्चों, जो मैंने स्पेस बताया था ना स्ट्रोमा, वहां पे क्या चलता है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन चलती है। उसमें क्या होगा, PS1 सिस्टम इन्वॉल्व होता है, 2 नहीं होता है।
यहाँ पे नॉन साइक्लिक वाले में दोनों थे, PS2 यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था, PS1 इन्वॉल्व हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, PS1 से इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ बैठा होगा और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन सिस्टम बैठा हुआ है और फिर से वही ADP से क्या बन जाता है, ATP बन जाता है, ठीक है। और फिर वही वापस यहाँ पे PS1 के पास आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ चलती रहेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ PS1 सिस्टम होगा और यहाँ पे क्या है बच्चों, सिर्फ ATP प्रोड्यूस होगी, NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा। और नॉन साइक्लिक वाले में ATP भी रिलीज हुई थी और NADPH भी रिलीज हुआ था, यहाँ पे सिर्फ ATP रिलीज होती है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला ये, और जो स्प्लिटिंग वाटर है वो कैसे होता है, ये चीज़ भी लिखी हुई है, ठीक है। फिर अब अपना ये C3 वाला जो कंसेप्ट है, C3 क्या प्लांट्स होते हैं और C4 क्या प्लांट्स होते हैं, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपके हिसाब से C3 प्लांट्स क्या होते हैं? देखो, क्योंकि जो C3 जो मतलब आप एक किस्म से प्लांट्स को जो नाम दिया गया है, क्योंकि उन प्लांट्स में जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों, वो एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। 3 कार्बन होते हैं उसमें, क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। जो कब बनता है, तब जो केल्विन साइकिल होती है ना, जो केल्विन साइकिल होती है इन प्लांट्स में, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो CO2 फिक्सेशन के दौरान बनता है, किसके दौरान, CO2 फिक्सेशन के दौरान, तो वो किस उसका होता है, 3 कार्बन कंपाउंड वो होता है, क्या है, 3 कार्बन का वो कंपाउंड होता है, ठीक है। PGA जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको बोला जाता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड आप इसको बोलेंगे। इसी वजह से इसको C3 पाथवे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, C3 पाथवे इसको बोला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आप केल्विन साइकिल की बात करते हैं तो आप एक किस्म से ये बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये पूरी केल्विन साइकिल ही है। तो केल्विन साइकिल में एक पाथवे है जो कि किसकी तरफ जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ दी ग्लूकोज की तरफ ये सारा सिस्टम जाता है। यहाँ पे कौन कौन से स्टेप रहते हैं, कार्बोक्सिलेशन होता है, रिडक्शन होता है और रीजनरेशन होता है। आपकी काम की बात क्या है, और ये दोनों प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है। केल्विन साइकिल आपको C3 प्लांट्स में भी देखने को मिलती है और C4 प्लांट्स में भी देखने को मिलती है, पर जगह अलग अलग होगी, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। C3 प्लांट्स में अलग जगह पे होगी और C4 में अलग जगह पे होने वाली है, ठीक है। अब देखो, एक साइकिल जो होती है, अगर आप क्या बात करते हैं कि एक, या पहले आप ये ध्यान रखिए कि एक ग्लूकोज जो बनता है वो, उसको 6 टर्न्स लगते हैं केल्विन साइकिल के, क्या है, एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने टर्न होते हैं साइकिल के, केल्विन साइकिल के 6 साइकिल रिक्वायर्ड होती हैं, कितनी, 6 साइकिल रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और टोटल वहाँ पे डाटा क्या लगता है बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि कितना क्या कुछ बनता है, तो वही अभी हम लिख रहे हैं। तो एक ग्लूकोज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18 ATP यूज होती हैं और 12 NADPH यूज होते हैं, ठीक है ना, 12 NADPH, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इतना यूज होगा टोटली। समझ में आ गई होगी आपको ये बातें। ये एक केल्विन साइकिल की आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, एक केल्विन साइकिल की। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे ये 12 NADPH यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो आप इसको हटा सकते हो, 18 नहीं आएगा। जैसे ये 18 ATP यूज हुई है ना, और 12 ही क्या है, NADPH यूज हुए हैं, तब जाके ग्लूकोज बना है। और ये 6 टर्न्स लगते हैं, क्या लगते हैं, 6 टर्न्स इसके लगते हैं। अगर आप C4 प्लांट्स की बात करते हैं, किसकी, एक मिनट, C4 प्लांट में, तो एक तो वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, क्या बच्चों, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। हॉट और जो ड्राई रीजन होता है ना, उसमें C4 प्लांट प्रेजेंट होती है, जैसे मेज है, सोरगम है, जैसे लिखे हुए हैं ना, ये रहे, मेज है, शुगर केन है, ये हाई टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। और अभी जो फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वो C4 प्लांट्स में नहीं होता, क्या नहीं होता, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, और मोर प्रोडक्टिव होते हैं। और जो
हाई लाइट इंटेंसिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, लो पे नहीं करते, हाई पे करते हैं। वैसे भी आपने पहली टर्म हमने बोली ना कि वो हाई टेम्परेचर पे वो रह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन यहाँ नहीं होता, सिर्फ C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और ये काम की बातें थी कि केल्विन साइकिल में कितनी एटीपी यूज हुई और कितने NADPH वहां पे यूज हुए हैं। अगर आप C4 प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, क्या है ये सारा वही लिखा हुआ है, आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैं सीधी बातें बता रही हूँ कि C4 प्लांट्स में क्रंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेट में। ये होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि एक बंडल शीथ होती है बच्चों। क्या है? बंडल शीथ सेल्स होती हैं और वो वस्कुलर सिस्टम के अराउंड प्रेजेंट होंगी। जैसे वस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम, उसके अराउंड क्या है, एक बंडल शीथ प्रेजेंट हो जाती है। ऊपर इसके सेल्स, मतलब वस्कुलर सिस्टम के अराउंड आपको शेल कह रहे हैं, सेल आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इसी एनाटॉमी को आप क्या बोल देते हो? क्रंच एनाटॉमी बोल देते हो। और यहाँ पे थिक सेल वॉल होती है, थिक वॉल आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? थिक वॉल होगी। और जो क्लोरो, अगर आप वहां पे थिक क्यों होती है कि गैसेस एक्सचेंज मतलब ना हो पाए, ठीक है, इसी वजह से। और क्लोरोप्लास्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा क्रंच एनाटॉमी में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होगा और थिक वॉल होती है ताकि गैसियस एक्सचेंज वहां पे ना हो पाए। अगर C4 प्लांट में अगर आप बात करते हो तो यहाँ के जो पाथवे है इसको और क्या बोला जाता है? H स्लैक पाथवे भी बोला जाता है। C4 के पाथवे को क्या बोला जाता है? H स्लैक पाथवे। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे देखो, C4 पाथवे, H स्लैक साइकिल या H स्लैक पाथवे आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे कि जो एक तो मीजोफिल सेल्स होती हैं और एक बंडल शीथ जो अभी हमने बोली। पेन कहाँ चला गया? तो जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल आप ये लिखिए, केल्विन साइकिल जो है ये C4 प्लांट में तो होती है बंडल शीथ में, ठीक है। केल्विन साइकिल C4 प्लांट में होती है बंडल शीथ में, पर केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स में कहाँ पे होती है बच्चों? ये होती है मीजोफिल सेल्स में, ठीक है ना, मीजोफिल सेल्स में ये होगी। और केल्विन साइकिल C4 में कहाँ है? बंडल शीथ में। केल्विन साइकिल C3 किसमें है? मीजोफिल में होती है, ठीक है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जैसे हम फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे ना, और ये आप ये लिखी हुई सारी बातें, ये जो हमने बोला था ना अभी, और ये आपको नोट्स में टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि फोटो रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है बच्चों। वैसे तो एक एंजाइम होता है रुबिस्को, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट एंजाइम आप बोल सकते हो अपनी दुनिया का, ठीक है। नॉर्मली जो होता है CO2 और O2 की रेशो 1:1 होती है बच्चों, ठीक है, 1:1 होता है। तो जो रुबिस्को होता है वो प्रेफर करता है CO2 पे एक्ट करना, पर कई बार CO2 अगर कम हो जाती है तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। तो CO2 फिक्सेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए? CO2 चाहिए, पर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे बैठा है, ठीक है ना, तो उससे वो रेट डिक्रीज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो वहां पे सिंथेसिस मतलब इस प्रोसेस के दौरान, फोटो रेस्पिरेशन के दौरान सिंथेसिस नहीं हो पाता, ना ATP का, ना NADPH का, ना ही शुगर का, कुछ नहीं बनता। ये हमारी एनर्जी और खा जाता है, मतलब हमारी क्या C3 प्लांट्स की खाएगा, क्योंकि C4 में तो नहीं होता। तभी तो बोल रहे थे ना कि C4 में ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। C4 प्लांट्स में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा ही रहती है, तो इसी वजह से उनका प्रोडक्ट भी क्या बनता है? ज्यादा बनता है। एक कैम प्लांट्स भी होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? कैम प्लांट्स भी होते हैं, जैसे C3 और C4 होते हैं ना, तो ऐसे ही कैम प्लांट्स भी होते हैं। इनमें अगर आप देखोगे तो होता क्या है कि ये रात को क्या करते हैं? CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं? CO2 एब्जॉर्ब करते हैं रात के टाइम पे, और दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं ताकि उनका जो पानी है ना वो लॉस ना हो। डेजर्ट प्लांट होते हैं ये मोस्टली, कि क्या करेंगे? अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखेंगे, नहीं तो सारा पानी का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और दिन में फोटोसिंथेसिस कर लेंगे दिन में, पर उसके लिए CO2 जमा करते हैं रात को, ठीक है। दिन में सारा टाइम अपना गैसेस एक्सचेंज नहीं करेंगे, नहीं तो पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इनको कैम प्लांट्स आप बोलते हो, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं,
ठीक है, जैसे लाइट भी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है और टेम्परेचर भी यहाँ पे करता है। वैसे तो आप इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में जैसे नंबर ऑफ लीव्स है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीफ होंगी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। प्लांट की एज भी, उनका साइज भी, उनकी ओरिएंटेशन ऑफ लीफ की भाई सनलाइट की तरफ कितनी थी, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और क्लोरोफिल कितना है, उन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्सटर्नल जैसे अभी सनलाइट, टेम्परेचर, लाइट और ये जो सब कुछ हम बात कर रहे थे, ठीक है। और एक जैसे लिमिटिंग फैक्टर जो होता है, आपने ये हम अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जो चीज़ कम होती है ना वही डिसाइड करती है कि भाई फोटोसिंथेसिस कितना होगा। मान लीजिए आपके पास एटीपी बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में भाई सारी चीज़ें हैं, पानी भी रिक्वायर्ड होता है, CO2 भी होती है और क्लोरोफिल भी होता है। आपके पास CO2 की कमी है, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा है, पानी भी बहुत अच्छी अमाउंट में है, तो फोटोसिंथेसिस कौन डिसाइड करेगा? CO2, क्योंकि CO2 नहीं मिली तो काम तो वहीं रुक जाएगा ना। तो इसी वजह से लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसकी कमी होगी वही डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस कितना होने वाला है, ठीक है।